नमस्कार, मैं डॉक्टर नमिता हूँ। राज्य स्तर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में मैं राष्ट्रीय रेबीज़ नियंत्रण कार्यक्रम को देख रही हूँ। देखिए, अगर आप वैश्विक स्तर पे आंकड़ों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक बहुत बड़ा अनुपात सिर्फ इस वजह से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है जिसका पूर्णतः सुरक्षा की जाती है, वैक्सीन के माध्यम से की जा सकती है, जिसकी पूर्णतः सुरक्षा। जैसे कि आप ग्लोबल लेवल पे अगर देखें तो करीब करीब 10 लाख के आसपास जो लोग हैं वो उनकी मृत्यु रेबीज़ के कारण होती है। ये एक ऐसा कारण है जिसको आप बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। सिर्फ एक छोटी सी चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है कि समय रहते आप वैक्सीनेशन करा लें, टीकाकरण करा लें। किसी भी पशु के संपर्क में आने पर, चाहे वो छोटा सा घाव हो, छोटा सा खरोच हो, आपको एक छोटा सा वैक्सीन लगवाना है किसी भी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर के, और आप रेबीज़ से पूर्णतः सुरक्षित हैं। मैं जानना चाहता हूं कि रेबीज़ को लेकर अभी मध्य प्रदेश के आंकड़े क्या कहते हैं कि मध्य प्रदेश में रेबीज़ को लेकर किस प्रकार के मामले देखने को आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में अगर आप लास्ट वित्तीय वर्ष में अगर आप देखें तो जो हमारे टोटल जो प्रकरण रिपोर्ट हुए हैं पशुओं के काटने की वजह से, वो करीब करीब 4.5 लाख के आसपास है। हालांकि ये जो आंकड़ा रिपोर्ट किया जा रहा है ये भारत सरकार द्वारा जो प्रेवलेंस रेट है उसके अनुपात में है। भारत सरकार का जो प्रेवलेंस रेट है दैट कम्स अराउंड 12 to 14%। मध्य प्रदेश में जो डॉग बाइट का प्रेवलेंस है वो 12% के आसपास है। ये चिंताजनक स्थिति नहीं है कि हम 4.5 लाख केसेस को रिपोर्ट कर रहे हैं। चिंताजनक स्थिति ये है कि आज भी लोगों में इस बात की जागरूकता नहीं है कि अगर किसी पशु की वजह से कोई खरोंच आ गई है या हम उसके संपर्क में आ गए हैं तो हमें खुद को वैक्सीनेट कराना है। साथ ही साथ ऐसे नागरिक जिनके पास जो पशुपालक हैं वो भी, उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने पालतू पशुओं का समय से टीकाकरण कराएं प्रतिवर्ष। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसकी वजह से रेबीज़ डेथ रिपोर्ट हो रही हैं या रेबीज़ केसेस के प्रकरणों में बढ़ोतरी हो रही है। एक सामान्य जन के लिए हम जानना चाहते हैं कि रेबीज़ के लक्षण क्या होते हैं, कैसे वो पहचाने कि उसे रेबीज़ हो गया है और कैसे उसका तुरंत उपचार उसको मिल सके, इसके लिए क्या व्यवस्था है। ये आपने बहुत ही एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है। देखिए, रेबीज़ पहचानना तो मैं आपको बता रही हूँ कि इसके लिए किसी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। रेबीज़ के लक्षण बिल्कुल ही अलग है, कोई एक आम आदमी भी देखेगा तो पहचान लेगा। रेबीज़ के लक्षण बताने से पहले मैं थोड़ा सा ये बात आपको कहना चाहूँगी कि हमें इस कार्यक्रम को इस तरह से जन समुदाय तक पहुँचाना है कि हर आदमी के पास ये जानकारी हो कि मुझे टीकाकरण कराना है और मेरा टीकाकरण कहाँ उपलब्ध है, ठीक है। और जो टीका आपको लगवाना है उसका एक शेड्यूल है कि उसको 4 टीके लगवाने हैं या 5 टीके लगवाने हैं, तो वो समय से वो 4 या 5 टीके लगवा लें ताकि हमें उस लक्षण तक पहुंचने की स्थिति में हम नहीं पहुंचे। क्योंकि जो उपचार का प्रश्न आपने किया, पहचान तो आप लेंगे लेकिन उपचार नहीं है। तो यहाँ पे मुद्दा ये नहीं है हम पहचान की स्थिति तक ना पहुँचे, रेबीज़ की स्थिति तक ना जाएं, ठीक है। क्योंकि लक्षण तो देखिए, जैसे अगर कोई रेबीज़ पीड़ित व्यक्ति अगर एक बार हो गया है तो एक बहुत ही टिपिकल फीचर जो कि सिर्फ रेबीज़ में ही आपको मिलेगा, अन्य किसी भी बीमारी में नहीं मिलेगा। व्यक्ति को पानी से डर लगता है, हवा से डर लगता है। ये इस तरह के सिम्टम आपको किसी और बीमारी में नहीं मिलते हैं। लेकिन एक बार व्यक्ति अगर रेबीज़ की चपेट में आ गया है तो उपचार कुछ भी नहीं है। फिर हमको उस पेशेंट को सिर्फ लूज़ करना है, और लूज़ भी हम कितने एक छोटे से कारण से कर रहे हैं। अगर वही व्यक्ति समय से टीका लगवा ले तो इस तरह की स्थिति से हम बच सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि रेबीज़ अगर हो जाता है तो उसे बचने का कोई उपचार नहीं है। तो हम किस प्रकार से रेबीज़ को एक जन जागरण के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचा सकते हैं और बता सकते हैं कि यदि कोई भी पशु हमें काटता है, चाहे वो डॉग हो या फिर दूसरा पशु हो, तो उससे कैसे हम इसका उपचार ले सकते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में। मेरा ये सुझाव है हमारे मध्य प्रदेश के सभी लोगों के लिए कि जैसे ही आप किसी भी पशु के संपर्क में आते हैं, पहले तो कुछ छोटे छोटे नियम जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई, जैसे कई बार आप देखते हैं कि हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं घरों में, वो बहुत ज़्यादा फेमिलियर होते हैं डॉग्स के साथ में। तो छोटे छोटे जो पेट्स होते हैं, जो पपीज़ होते हैं, उनके साथ बच्चे संपर्क में आ जाते हैं, और संपर्क में आ जाने के बाद प्रायः ये होता है कि वो घर में नहीं बताते हैं। तो वो जो छोटा सा स्क्रैच हो गया है, छोटा सा स्क्रैप हो गया, इसी तरह के ज़्यादातर जो हमारे रेबीज़ के केसेस रिपोर्ट होते हैं ये छोटे बच्चों में ही होते हैं। 8 साल के बच्चे, 9 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, जो मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है कि आप बच्चों को ही ये सिखाएं कि आपको पशुओं के साथ किस तरह का व्यवहार करना है।
व्यवहार विशेषज्ञता पे हमें जोर देने की ज़रूरत है कि अगर कोई पशु खाना खा रहा है उस समय आपको उसके पास नहीं जाना है, अगर कोई पशु विश्राम कर रहा है तब आपको उसके पास नहीं जाना है, अगर कोई फीमेल डॉग अपने बच्चों के साथ में तो आप उसके संपर्क में मत आइए। और कुछ एक छोटे छोटे से जो जेस्चर्स होते हैं डॉग्स के या कैट्स के कि जब वो पूंछ हिला रहे हैं तो आपको लगता है कि हाँ अभी ये फ्रेंडली मोड में, तब आप उनके पास जा सकते हैं। अगर इस तरह का कोई साइन आपको नहीं मिल रहा है तो आप उनके पास मत पहुंचिए। तो ये कुछ सेफ्टी फीचर्स हैं जिसका मध्य प्रदेश ने प्राथमिकता लेते हुए विमोचन भी किया है। मध्य प्रदेश में हमने एक इवेंट किया था, एक वर्कशॉप हमने रेबीज़ में की है जिसमें हमने नगर निगम, आपका जो ये वेटरनरी डिपार्टमेंट, इन सब के साथ आपसी समन्वय करते हुए वी हैव लॉन्च एक किताब भी हम लोग कोश अभी बनाने की प्रक्रिया में है, जिससे कि बच्चों को ये जानकारी पहुंच सके कि किस तरह से उनको डॉग्स के साथ डील करना है और बच्चे खुद अवेयर हो कि अगर किसी तरह से वो उनके संपर्क में आ जाते हैं तो उनको अपने घर में माताजी पिताजी को बताना है और वैक्सीनेशन कराना कितना ज़रूरी है। मैं जानना चाहता हूँ नमिता जी, यदि कोई पशु किसी व्यक्ति को काट लेता है या फिर खरोंच आ जाती है उसको, तो तुरंत वो उसको क्या प्रिकॉशंस लेनी होंगी और कहाँ पहुँचना होगा? देखिए, अगर आपको कोई पशु तुरंत काट लेता है या किसी तरह का स्क्रैच आ जाता है, दरार आ जाती है, भले ही खून नहीं निकला हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि खून निकला है, भले ही खून नहीं निकला है, तुरंत पहले तो आप उस घाव को साफ बहते हुए पानी में साबुन से धो लीजिए और इसका एक टाइम है, कोशिश कीजिए 10 से 15 मिनट तक आप उसको धो पाए। अगर आपके पास नल की उपलब्धता नहीं है, प्रवाहित पानी आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो कम से कम आप उसको साबुन से धो लीजिए, ठीक है? क्योंकि आप, ये रिसर्च में भी है, ये स्टडी में भी है, ये एविडेंस बेस्ड बात है कि यदि आपको कोई पशु काट रहा है और उस घाव के स्थान पे या आप उस स्क्रैच के स्थान पे 10 मिनट पानी से ठीक तरह से साबुन लगा करके धो लेते हैं तो आपका 70% प्रोटेक्शन तो वैसे ही हो जाता है, ठीक है? फिर 30% के लिए आपको वैक्सीन के लिए जाना है, क्योंकि वैक्सीन एक बार आपने कंप्लीट शेड्यूल ले लिया। यहाँ पे कंप्लीट शेड्यूल पे मैं बार बार जोर दूंगी क्योंकि एक टीका लगवाने से बात नहीं बनेगी। उसका जो एक टीकाकरण का एक शेड्यूल है कि 4 टीके लगाने हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें जो ज़्यादा प्रभावित होते हैं या ज़्यादा घाव है या कुछ हमारे ऐसे रोगी होते हैं जिनमें रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो उसमें हमें 5 टीकों की भी आवश्यकता होती है। तो वो शेड्यूल के हिसाब से अगर वो टीके पूरी तरह से आप लगवा लेते हैं तो आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, बिल्कुल रेबीज़ का कोई खतरा नहीं है। और इस इंटरव्यू में मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप रेबीज़ को इस तरह से बिल्कुल भी मत जोड़िए कि पशु एक खतरा है, क्योंकि प्रकृति के लिए पशु और मनुष्य दोनों का ही जीवन सुरक्षित रखना ज़रूरी है। मैं एक बात ये भी जानना चाहता हूँ आपसे कि बहुत सारे केसेस हम देख रहे हैं आजकल डॉग बाइट्स के, और बहुत सारे मामलों में ये भी देखा गया है कि सही समय पर रेबीज़ का इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हो पाने से जो पीड़ित था उसकी मृत्यु हो गई है। तो आसानी से रेबीज़ का उपचार सुलभ कराने के लिए शासन कौन कौन से कदम उठा रहा है और आसान तरीके से रेबीज़ के इंजेक्शन कहाँ कहाँ उपलब्ध कराए गए? देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में जो 52 ज़िले हैं, 52 ज़िलों में आपके जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल जो एक ब्रिज की तरह काम करता है ग्रामीण और स्वास्थ्य क्षेत्रों में, इसके अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सभी जगह आपको रेबीज़ वैक्सीन की उपलब्धता है। ये इसके अलावा भी जो आपने एक बात कही कि कभी कभी इस तरह का सिनेरियो हो जाता है कि पेशेंट आ गया है या रेबीज़ वैक्सीन की उपलब्धता नहीं है, उस केस में जैसे भारत सरकार द्वारा आयुष्मान स्कीम का भी संचालन किया जा रहा है, तो आयुष्मान के अंतर्गत भी रेबीज़ वैक्सीन की उपलब्धता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके आयुष्मान स्कीम के अंतर्गत भी रेबीज़ वैक्सीन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त फिर भी अगर, क्योंकि मैं इस प्रोग्राम के लिए जिम्मेदार हूँ राज्य स्तर पे, मेरा नंबर आपको आसानी से उपलब्ध है। अगर आप NHM की साइट पे जाएंगे, यू कैन गिव अ कॉल टू मी। कहीं अगर इस तरह की अप्रिय स्थिति जनरेट हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि रेबीज़ वैक्सीन की उपलब्धता नहीं है, तो आप मुझे कॉल कीजिए। दिस इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वी विल गेट इट एंश्योर्ड, क्योंकि मध्य प्रदेश में रेबीज़ वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर के कहीं कोई कमी नहीं है, इसके लिए मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ। ये इस तरह की चीज़ें ज़रूर कई बार सामने आ जाती हैं कि जैसे कुछ ऐसे स्वास्थ्य केंद्रों में जहाँ पे एक ही मरीज़ है, क्योंकि जिस वायल का इस्तेमाल किया जा रहा है उस एक वायल को, आप समझ रहे हैं, ये वैक्सीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन रक्षक वैक्सीन है, इस तरह से समझिए आप। तो जीवन रक्षक वैक्सीन को हम वेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है? ये एक बहुत बड़ा रिस्क होगा, इट इज़ अ चैलेंज फॉर अस। तो हमारा जो
इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये है कि एक वैक्सीन का वायल जो हमारा खुल गया है वो कम से कम 4 या 5 लोगों को उसका लाभ मिल जाए। ये हमारा एक प्रायोरिटी चीज़ होता है। तो इसमें कहीं युक्त उपयोग में कहीं कुछ बातें सामने आ सकती है रैशनलाइजेशन में, पर ये कभी भी इस तरह की अप्रिय स्थिति मध्य प्रदेश में जनरेट नहीं होना चाहिए कि वैक्सीन की उपलब्धता किसी नीडी को नहीं मिल पा रही है, जिसको ज़रूरत है उसको नहीं मिल पा रही है। तो इससे पहले कि चर्चा को हम विराम दें, नमिता जी, राज्य अधिकारी होने के नाते आप वर्ल्ड रेबीज़ डे पर क्या आह्वान करना चाहती हैं प्रदेश की जनता से, और क्या कहना चाहती हैं कि रेबीज़ को किस प्रकार से गंभीरता से लें और आवश्यकता अनुसार इसका इलाज भी कराएं? राज्य कार्यक्रम अधिकारी होने के नाते मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे जो NGOs हैं, जो हमारे डॉग लवर्स हैं, जो हमारे एनिमल लवर्स ऑर्गेनाइजेशन और ऐसे बहुत से जन सामुदायिक लोग जो कि मैंने देखा है बहुत पशुओं के साथ बहुत ज़्यादा संपर्क में रहते हैं। पहला ये कि सिर्फ आप अपने पेट को वैक्सीनेट मत कराइए, अगर स्ट्रीट डॉग्स के कॉन्टैक्ट में है तो एक जिम्मेदारी लीजिए। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यहाँ पे एक्टिव है, आपका वेटरनरी सेक्शन इज़ एक्टिव, आप इनका वैक्सीनेशन कराइए, जिसकी वैक्सीन ऑलरेडी उपलब्ध है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास, ठीक है। दूसरा चीज़, बच्चों को ज़रूर जागरूक कीजिए कि किस तरह से उनको डील करना है जानवरों के साथ। बिना वजह जानवरों को आप परेशान ना करें, उनका एक व्यवहार स्टडी का ध्यान रखें, तो इस तरह से जानवर भी सुरक्षित रहेंगे, हम भी सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि प्रकृति में दोनों की ही भूमिका महत्वपूर्ण है। वो साथी जो डायरेक्टली सेवाओं के तहत पशुओं के साथ संपर्क में हैं, वो कम से कम वैक्सीनेटेड रहें, और जब वो खुद स्वयं वैक्सीनेटेड रहेंगे तो वो और लोगों को भी प्रमोट करेंगे एज अ चेन। तो ये हमारा एक प्रयास है। तो एंटी रेबीज़ का इंजेक्शन कब कब लगाया जा सकता है? एंटी रेबीज़ वैक्सीन देखिए क्या है कि एक तो जो जन समुदाय के लिए जो हम चर्चा कर रहे हैं कि जब आपको किसी पशु से आप आहत हो गए तब आपको पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन कराना है। मतलब जब आप पीड़ित हैं तब आप टीका लगवाइए, ठीक है। प्री एक्सपोजर की आवश्यकता हर व्यक्ति को नहीं है, जैसे आप और मेरे लिए आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसे लोग जैसे हमारे नगर निगम में जो कि रूटीनली जा रहे हैं, ये उनकी सर्विस में है कि उनको जानवरों के साथ डील करना है, जो कार्पेसेस उनको हैंडल करना है, कहीं कोई पशु को उठा रहे हैं, अब वो तो उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि वो पीड़ित है कि नहीं है, तो ऐसे लोगों को प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस की आवश्यकता है। जो वाइल्ड लाइफ से एसोसिएटेड है, इनको प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस की ज़रूरत है। तो इनके लिए 3 डोजेज होते हैं प्री एक्सपोजर वैक्सीनेशन के। वही कैंपेन जो है हम अभी ग्वालियर में करने वाले हैं, इंदौर में आज हो रहा है, भोपाल में हम ऑलरेडी कर चुके हैं और हम करते जा रहे हैं इन सीरीज़। चलिए नमिता जी, आपसे इस चर्चा में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर सामने आई है और लोगों को ये समझने का मौका मिला है कि रेबीज़ को हल्के में नहीं लेना है और इसकी गंभीरता को समझना है। जब भी यदि कोई पशु हमें काटता है या फिर दूसरी खरोच देता है तो तुरंत उसका इंजेक्शन लगवाना ज़रूरी है। इस चर्चा के लिए और इतनी जानकारी देने के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।